हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी क्लासेस। तो कैसे चल रही है आप बच्चों की प्रिपरेशंस? ओके, तो आई होप आप सब बच्चे जो साथ में मैंने लीगल टर्म्स अभी तक पढ़ा ली हुई हैं तो उनको रिवाइज भी करते जा रहे हो, क्योंकि ये साथ साथ में आपको रिवाइज करनी है। उसके बाद जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो हमने अभी तक 3 पार्ट्स पढ़ लिए हुए हैं, तो अभी हम कुछ और टर्म्स के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। तो आज का हमारा रहेगा दैट विल बी ऑन लीगल टर्म्स एंड 3 पार्ट्स हमने इसके कंप्लीट कर लिए हुए हैं। एंड आज रहेगा पार्ट 4 जिसमें हम और टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट फिर आज का सेशन। ओके, तो क्या टर्म्स हैं ये? सबसे पहले है डाउरी डेथ। ठीक है, डाउरी के बारे में आपको पता ही है, डाउरी क्या होती है, राइट? डाउरी क्या होती है? बेसिकली जो डिमांड आपके इन लॉज के द्वारा या फिर आपके हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली के द्वारा क्या किया जाता है, डिमांड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ योर मनी और थिंग्स और एनीथिंग। ठीक है, तो वो क्या बोली जाती है? डाउरी, जिसको हम बोलते हैं दहेज। ठीक है, एंड डाउरी डेथ क्या कंसीडर की जाती है? डाउरी डेथ होती है कि विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज अगर डाउरी की वजह से आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, राइट, आपके साथ मारपीट हो रही है, तो उसकी वजह से अगर आपकी द वुमेन की जो है डेथ हो जाती है तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको डाउरी डेथ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि द डेथ डाउरी डेथ रिलेट्स टू द डेथ ऑफ द वुमेन विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज। ओके, फिर ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस या फिर ड्यू टू डाउरी डिमांड्स। ठीक है, बेसिकली ड्यू टू द डाउरी डिमांड्स बाय योर हस्बैंड और हस्बैंड के द्वारा या फिर उनकी फैमिली के द्वारा, कि आपको डाउरी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है या मारपीट हो रही है, तो उसकी वजह से अंडर एनी सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि द वुमेन की डेथ हो जाती है विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज, तो उसको क्या बोला जाता है? डाउरी डेथ। लिखते हैं इसके बारे में, स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी। डाउरी डेथ रिलेट्स टू द डेथ ऑफ डाउरी डेथ टू द relates to the death of women relates to the death of women within 7 years of marriage, within 7 years of marriage, within 7 years of marriage under unnatural circumstances in relation to under unnatural circumstances in relation to किस पे? to dowry demands by her to dowry demands by her husband, क्या उसके हस्बैंड के द्वारा या फिर हस्बैंड की फैमिली की। ठीक है, और बाय हर हस्बैंड और हिज फैमिली। ठीक है, तो अननेचुरल सर्कमस्टांसेस क्या हो गए? वो सर्कमस्टांसेस दैट आर नॉट नेचुरल। कोई नेचुरल डेथ हो रही है, राइट, कोई आपको बीमारी है या फिर ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, ड्यू टू सम नेचुरल रीजन, तो इसमें क्या आ जाता है? अननेचुरल रीजंस क्या कोई भी हो सकते हैं, कि आपको प्रेशराइज करा गया, आपको मार पिटाई हुई है आपकी, ओके, आपने सुसाइड कर लिया, तो वो क्या आगे सारे अननेचुरल सर्कमस्टांसेस इन रिलेशन टू डाउरी डिमांड्स बाय हस्बैंड और बाय हिज रिलेटिव्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का आपको पता ही होगा। एनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या किया गया? एनक्रोच किया गया इलीगली। ठीक है, क्या किया गया? एक्ट ऑफ एनक्रोचिंग दैट इज इंक्लूडिंग अनसर्पिंगली। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो कोई एरिया है उसको इलीगली या फिर लीगली क्या किया जाता है, उस पर कैप्चर, उसको इस एरिया को कैप्चर किया जाता है, तो दैट बिकम्स योर एनक्रोचमेंट। तो एनक्रोचमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्शन ऑफ एनक्रोचिंग, द एक्शन ऑफ, इसको नीचे लिख लेते हैं। एनक्रोचमेंट क्या हो गया? एनक्रोचमेंट हो गया the action of encroaching, the action of encroaching। ठीक है, किसी एरिया को
कैप्चर करना, ठीक है, दैट इज इंट्रूडिंग अनसर्पिंगली, दैट इज इंट्रूड करना, किसी एरिया में जाना सर्पिंगली, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एंडोनमेंट। तो एंडोनमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली व्हाट, इट इज़ बेसिकली डोनेटिंग मनी फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अ डोनेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच यूजेज द रिजल्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, विच बेसिकली यूजेज द रिजल्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। तो ये क्या हो गया, एक डोनेशन ऑफ मनी या फिर जो आपका डोनेशन ऑफ मनी या फिर प्रॉपर्टी टू ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप क्या करते हो, डोनेट करते हो योर मनी और जो आपका इनकम होती है उसमें से द अमाउंट ऑफ मनी या फिर प्रॉपर्टी टू ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका एंडोनमेंट। एंडोनमेंट इज व्हाट, अ डोनेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, अ डोनेशन ऑफ मनी, अ डोनेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो होगी जैसे एनजीओज वगैरह होती हैं आपकी, ठीक है। सो दे बेसिकली डोंट वर्क, वो एनजीओज जो है वो बेसिकली अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, मतलब on the other side they do work for that somehow, some of the organizations, not every NGOs, but क्या होता है कि they don't work for the profit of their organization, they basically work for the जो भी cause के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ NGOs हैं जो कि एल्डरली के लिए हैं, ठीक है, कुछ NGOs हैं जो कि आपके होमलेस पीपल उनके लिए बनाई गई हैं, तो वो उनके टूवर्ड्स दैट कॉज काम करते हैं, ठीक है। वो इसलिए नहीं काम करते कि उनको किसी चीज़ का वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। जब और साइमल्टेनियसली जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज वगैरह होती हैं, जैसे आप ले लो कौन सी कंपनी ले लो, कोको कोला, पेप्सिकोज वगैरह, लेज वगैरह, जो भी ये कंपनीज हैं, तो ये बेसिकली क्या काम कर रही हैं, ये प्रोडक्ट तो बना रही हैं बट ये इनका काम क्या है, इन दी एंड प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डोनेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच यूजेज द रिजल्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, विच यूजेज द resulting investment income for specific purpose, resulting investment income for specific purpose, ठीक है। तो ये किस लिए, स्पेसिफिक कॉज के लिए, जिसके लिए काम कर रहे हैं, तो वो उस टूवर्ड्स उस पे वो क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, नेक्स्ट इज एंटाइटल्ड। नेक्स्ट क्या वर्ड आ गया, नेक्स्ट के टर्म आ गई, दैट इज योर एंटाइटल्ड, ठीक है। तो एंटाइटल का मतलब क्या हो गया कि लीगली आप क्या हो, किसी चीज़ को रखने के लिए या फिर किसी चीज़ के ओनर बनने के एंटाइटल हो। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है, आपके फादर से या किसी से आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट मिलती है, तो आप क्या बन जाते हो उसके एंटाइटल कि आपकी ये आप यू बिकम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो इसका क्या मतलब हुआ, अ लीगल राइट टू डू समथिंग और हैव समथिंग, ओके। तो क्या, अ लीगल राइट टू डू समथिंग और हैव समथिंग, तो ये क्या आ गया, अ लीगल राइट टू डू समथिंग और हैव समथिंग। जैसे कि यू आर एंटाइटल टू दिस प्रॉपर्टी, मतलब यू कैन हैव दैट प्रॉपर्टी और द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, या फिर एंटाइटल अ लीगल राइट टू डू समथिंग, ठीक है। तो आप ये भी वर्ड सुनते हो, यू आर एंटाइटल टू डू दिस, ठीक है। तो यू आर लीगली बाउंड टू डू सच थिंग्स, या जो भी उसमें बोला गया होगा, तो उसका क्या मतलब आ गया, यू आर लीगल राइट टू डू समथिंग, ठीक है, यू आर एंटाइटल टू डू दिस, या फिर टू हैव समथिंग, यू आर एंटाइटल टू ओन दिस, यू आर एंटाइटल टू दिस प्रॉपर्टी, मतलब यू हैव द लीगल राइट टू ओन दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका एंटाइटल्ड। चलते हैं नेक्स्ट पे, एग्जाम्पल इसकी दिया, पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। चलिए लीगल टर्म्स में बताया गया है, बट इसका इन शॉर्ट मतलब यही है कि एंटाइटल का मतलब हो गया कि इलीगली आप या तो कोई काम करने के लिए लीगली बाउंड हो, या फिर यू आर एंटाइटल्ड टू हैव समथिंग, जैसे एग्जाम्पल टू हैव अ प्रॉपर्टी, टू ओन अ प्रॉपर्टी, टू आर एंटाइटल्ड टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लीगल राइट टू हैव समथिंग और टू
do something. Next word is euthanasia. यूथेनेशिया आप सुनते आ रहे होंगे. यूथेनेशिया इज in some countries it is legal and in some countries it is still illegal. मतलब it is still a topic of discussion, right? तो यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है कि आप अपनी इच्छा से अपनी अब मैं कैसे इसको समझाऊं. हाँ, तो क्या होता है डेलिबरेटली एंडिंग ऑफ लाइफ. हाँ, ये वर्ड हो गया डेलिबरेटली एंडिंग ऑफ लाइफ. मतलब आप डेलिबरेटली क्या करते हो, किसी की लाइफ जो है ख़त्म कर लेते हो. बेशक आप ऑन द मेडिकल टर्म्स आप उसको सर्वाइव, जैसे कोई कोमा में है, ठीक है, कोई कोमा में है तो वो कितने ईयर्स तक कोमा में रह रहे हैं, मतलब 5-10 ईयर्स हो गए हैं, राइट. तो उसने मे बी उसके उस टाइम पे गार्डियंस, उसके पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि ये, डॉक्टर्स ने बोला है कि ये ऑन मशीन सर्वाइव कर सकता है, बट अगर हम मशीन से जैसे ही निकालेंगे तो ही विल कोलैप्स, ही और शी विल कोलैप्स, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, तो वो लीगली क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, आप बोल सकते, कैसे मैंने बताया डेलिबरेटली वो क्या करते हैं, एंड कर देते हैं किसी की लाइफ. किसी की लाइफ क्या कर लेते हैं, डेलिबरेटली एंड कर देते हैं, इन द सेंस की जो उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो पर्सन है वो कोमा से बाहर नहीं आएगा, तो ही और ही इज ऑलरेडी सफरिंग. तो उस सफरिंग को एंड करने के लिए क्या करते हैं, वो डेलिबरेटली उसकी लाइफ ख़त्म कर देते हैं. तो उसको क्या बोलते हैं, यूथेनेशिया. कहीं कहीं कंट्रीज में इट इज़ लीगल ऑल्सो. ओके, सॉरी. तो यूथेनेशिया क्या हो गया, द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली एंडिंग, द एक्ट ऑफ deliberately ending a person's life, deliberately ending a person's life, ताकि उसकी सफरिंग को है जो ख़त्म कर दिया जाए, राइट. कि वो इतना ऑलरेडी कोई पर्सन है जो सफ़र कर रहा है इतने सालों से, या जो भी है उसकी कंडीशन ऐसे इतनी क्रिटिकल है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता विदाउट लाइफ सपोर्ट सिस्टम या मशीन्स या जो भी हैं साइंस के थ्रू, है ना, उसके बिना. तो वो क्या करते हैं, वो डेलिबरेटली इट इज़ बेसिकली द प्रोसीजर ऑफ एंडिंग समवंस लाइफ, है ना, टू रिलीव सफरिंग, टू रिलीव कि उसकी सफरिंग को ख़त्म कर दिया जाए. चले नेक्स्ट पे, एक्स पार्टी क्या होता है. ओके, एक्स पार्टी विद रिस्पेक्ट टू और इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड, विद रिस्पेक्ट टू और इन द, with respect to or in the interests of one side. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, विद रिस्पेक्ट टू और इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड का क्या हो गया. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. ए डिड नॉट अपेयर बिफोर द कोर्ट एंड द कोर्ट पास एन एक्स पार्टी ऑर्डर. ठीक है, तो क्या होता है कि ए जो अपोजिट पार्टी है वो क्या करती है, वो अपेयर नहीं होती है, तो कोर्ट क्या करता है, जो दूसरी पार्टी उस टाइम पे अवेलेबल है उसके फेवर में क्या कर लेता है, केस सुना देता है, राइट. तो एंड द कोर्ट पास एन एक्स पार्टी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू और इंटरेस्ट ऑफ द वन साइड. तो दूसरी पार्टी जो है अवेलेबल थी उसके फेवर में क्या किया उसने, उसके इंटरेस्ट में क्या किया, उसके फेवर में केस उस टाइम पे उसका रिजल्ट सुना दिया. सो दैट बिकम्स एक्स पार्टी विद रिस्पेक्ट टू और इन इंटरेस्ट ऑफ, इन फेवर ऑफ वन साइड, दैट मीन्स द अदर पार्टी. ओके, नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन इन चीफ. एग्जामिनेशन इन चीफ क्या हो गया, ओके, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम. ठीक है, द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम. तो एक मैंने आपको कल बताया था क्रॉस एग्जामिनेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या मतलब हो गया कि जिस पार्टी ने वो विटनेस को लाया है, जो ऑपोजिट पार्टी आके उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी, उससे पूछेगी, ठीक है, अपना पॉइंट वेरीफाई कराने के लिए, जस्टिफाई कराने के लिए. जो ऑपोजिट पार्टी है वो जो फर्स्ट पार्टी के विटनेस से क्रॉस क्वेश्चन करेगी, क्वेश्चंस पूछेगी. तो एग्जामिनेशन इन चीफ कौन हो गया, जो बेसिकली जिस पार्टी ने वो विटनेस लाया था वो क्या हो गया, एग्जामिनेशन इन चीफ. तो एग्जामिनेशन चीफ लिख लो, द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, द examination of the witness by the party who calls him. ठीक है,
क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, जो दूसरी पार्टी ने उसको क्वेश्चनिंग की, अब जो विटनेस जिसने लाया, जिस पार्टी ने लाया, वही उससे क्वेश्चन पूछेगा, तो दैट विल बी एग्जामिनेशन इन चीफ। द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, जिसने उसको लाया है विटनेस ने, उसी पार्टी ने क्या किया, उससे क्वेश्चंस पूछे, तो वो क्या आ गया, एग्जामिनेशन इन चीफ। नेक्स्ट इज योर ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। अब एक्सपर्ट ओपिनियन क्या हो गया, जब हम, अगर आपने मूवीज़ में कोई सीरीज़ देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाती है कि जैसे सपोर्ट कोई कहीं पर कोई केस अगर देख रहे हैं तो उसमें कोई डॉक्टर है जो कि वो बताता है कि इस बॉडी में ये वाली इंजरीज हुई हैं, ओके तो ये बॉडी जो भी उसके पास अगर किसी को एग्जामिनेशन के लिए लेकर गए विटनेस को, या फिर जो कल्प्रिट है, या फिर जिसके साथ जिसको हार्म पहुंची है उसको लेकर गए है ना, तो वो जो डॉक्टर हैं वो क्या करेंगे, वो इसको पूरा एग्जामिन करके बताएंगे कि इसको इस टाइप की इंजरीज है, इसको हेड इंजरी है, इसको जो भी XYZ इंजरीज है उनके बारे में बताते हैं। तो कोर्ट क्या करती है, उनको बुला के क्या करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो वो क्या आ गया आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, उनसे ओपिनियन लिया जाता है उस मैटर के रिलेटेड, राइट। तो ये क्या आ गया, ओपिनियन ऑफ ए पर्सन हु मे हैज मेड स्पेशल स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट और एक्वायर्ड स्पेशल एक्सपीरियंस देयरइन। ठीक है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन या तो वो हो गए, ठीक है, या तो अगर जिस चीज़ पे केस चल रहा है उसमें अगर किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, जैसे किसी फॉरेंसिक पर्सन की ज़रूरत है, या किसी आपके केस के लिए अगर किसी हिस्टोरियन की ज़रूरत है कि वो चीज़ें वो बताएगा, तो जिस टाइप का केस है उस टाइप के अगर रिक्वायरमेंट हो, जिस टाइप की रिक्वायरमेंट हो फील्ड में, तो उसमें एक्सपर्ट जो होगा तो उसका क्या मिल जाएगा, उसकी ओपिनियन या जो वो बताएगा कोर्ट को, राइट, तो वो क्या बन जाएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन, राइट। तो एक्सपर्ट ओपिनियन इज ओपिनियन ऑफ ए पर्सन हु हैज मेड स्पेशल स्टडी, ओपिनियन ऑफ द पर्सन who has made special study, who has made special study किसमें, of a subject or acquired special experience, of a subject or acquired, ठीक है, उसमें स्पेशलाइजेशन है, राइट, और एक्वायर्ड एक्सपीरियंस दे रहे हैं, या फिर उस फील्ड में उसको एक्सपीरियंस है। चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज व्हाट, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या हो गया, हम पढ़ते हैं मनी एक्सटॉर्ट किया गया किसी से, राइट, तो वो क्या हो गया होगा, एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन का मतलब क्या हो गया, किसी से फोर्सफुली, किसी को धमका के उससे पैसे निकलवाना, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन। लिख लेते हैं डेफिनेशन इसकी, द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ एक्सटॉर्टिंग एनीथिंग, इट कैन बी मनी ऑल्सो और इट कैन बी एनी, कोई चीज़ उससे ले रहे हैं, राइट, किसी ने अगर वैल्यूएबल आइटम्स डाली है, गोल्ड डाला है, रिंग्स डाली हैं, इयररिंग्स डाले हैं, वॉचेस डाली है कोई एक्सपेंसिव, तो वो क्या करते हैं, उसको फोर्सफुली उससे लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो क्या आ गया, एक्सटॉर्शन। द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ एक्सटॉर्टिंग एनीथिंग, द एक्शन और practice of extorting anything especially money from a person by force, from a person by क्या, जोर ज़बरदस्ती से, by a force और by undue exercise of authority or power। हाँ, बाय अनड्यू एक्सरसाइज बाय अथॉरिटी और पावर क्या है कि कोई पावरफुल पर्सन है, राइट, कोई पोजीशन में है, तो वो क्या ब्राइबरी करते हैं, मनी एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करते हैं फोर्सफुली, तो क्या अपनी पावर को यूज़ करके अपनी अथॉरिटी को, जिस अथॉरिटी पे अगर कोई है, अच्छी पोजीशन पे कोई है, तो वो क्या करते हैं, आपसे फोर्सफुली पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं, सो दैट ऑल्सो बिकम एक्सटॉर्शन। तो फ्रॉम ए पर्सन बाय फोर्स और बाय अनड्यू एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर, बाय or by undue exercise of authority of power, exercise of authority of power,
ठीक है, अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके आपसे पैसे निकलवाना या कोई भी चीज़ है ना, तो वो क्या बिकम्स, दैट बिकम्स योर एक्सटॉर्शन। ठीक है, उसके बाद आ गया फॉर फ्यूचर। ठीक है, फॉर फ्यूचर, अच्छा नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया, हाँ फॉर फ्यूचर ही है। फॉर फ्यूचर इज व्हाट, फॉर फ्यूचर का मतलब अगर आप ऐसे समझे तो इसका मतलब होता है जब्त करना, कोई चीज़ को जब्त करना, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर फ्यूचर। अगर इसका आप इंग्लिश में लैंग्वेज में सीखें तो इसका द एक्ट ऑफ डिप्राइविंग समवन ऑफ समथिंग इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफेंस और ब्रीच। तो अगर आपने कोई कोई ठीक है कोई ऑफेंस करा है, ठीक है कोई ब्रीच करा है किसी लॉ का या फिर कोई कंडीशन का, राइट, तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी या कुछ भी जब्त कर सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दी है, ए कुड नॉट रीपे हिज डेब्ट हेंस हिज प्रॉपर्टी वाज फोरफिटेड। मतलब कि उसने अपना डेट नहीं दिया, उसने अपना कर्ज नहीं चुकाया, तो उसकी प्रॉपर्टी जो थी वो जब्त कर दी गई थी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी वाज फोरफिटेड। तो मतलब लिखें इसका ओके, तो लिखिए इसका क्या मतलब है, फॉर फ्यूचर इज व्हाट, द एक्ट ऑफ डिप्राइविंग समवन ऑफ समथिंग, the act of depriving what, someone of something, act of depriving someone of something in consequence of an offense or breach, in consequence of an offense or breach। ठीक है, consequence of an offense or consequence of an offense or breach of a condition। ठीक है, breach of a condition। तो ये क्या आ गया आपका, फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर मतलब कि जब्त करना कोई चीज़। ठीक है, गुड फेथ, इन गुड फेथ। तो गुड फेथ का मतलब क्या हो गया कि फॉर विद ऑनेस्टी या किसी के वेल बीइंग के लिए बात करी जानी, राइट। तो इसको लिख ले, अ स्टेट ऑफ माइंड इंडिकेटिंग ऑनेस्टी, अ स्टेट ऑफ माइंड कि आपने कोई बात करी है किसी के गुड फेथ में, राइट। तो क्या बोल रहे हैं, अ स्टेट ऑफ माइंड इंडिकेटिंग कि आपने किसी भले के लिए की है एंड आपने ऑनेस्टली वो बात रखी है। ठीक है, अ स्टेट ऑफ माइंड इंडिकेटिंग गुड, सॉरी, अ स्टेट ऑफ माइंड इंडिकेटिंग ऑनेस्टी, indicating honesty or and lawfulness of purpose, and lawfulness of ठीक है, तो किस फेथ में करा गया, फॉर द लॉफुलनेस ऑफ पर्पस, मतलब कि विद लॉ नॉट अगेंस्ट दैट, राइट। एंड फॉर माइंड इंडिकेटिंग व्हाट, योर ऑनेस्टी। तो दैट बिकम्स इन गुड फेथ कि आपने किसी की गुड फेथ के लिए या फिर किसी की कि इस तरीके से बात रखी है या की गई है कि दैट इंडिकेट्स ऑनेस्टी एंड लॉफुलनेस ऑफ द पर्पस। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इफ कॉजेज हार्म टू एनी पर्सन मेक नो ऑफेंस। ठीक है, अ कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि चोरी मत कर, ये वाला काम मत कर, ये क्राइम करने की कोशिश मत कर, तो अगर वो करता है तो दैट बिकम्स की अच्छा वो आप बोल रहे हो कि ये मत कर, बट किसी को हार्म उससे पहुंचता है कि वो जाके वो काम कर लेता है, तो आपके लिए दैट बिकम्स नो ऑफेंस, क्योंकि आपने क्या किया था, द कम्युनिकेशन वॉज डन इन गुड फेथ। ओके, नेक्स्ट इज योर गार्डियन। गार्डियन हमें पता है, ठीक है, तो गार्डियन इज व्हाट, वन हु हैज और इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ ए पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर और एन ओके। तो ये बेसिकली क्या है इसमें, ठीक है, तो गार्डियन वो होता है बेसिकली हु इज़ एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ ए पर्सन। सपोज अगर किसी के पेरेंट्स हैं वो ड्यू टू सम रीजंस दे गेट कि उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है कि गार्डियन जो होता है उनका उस टाइम पे जो लीगल गार्डियन होता है वो कोई भी हो सकता है जिसको उन्होंने रखा होगा, इधर योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर एनी वन, योर एनी अंकल और आंट, सो दैट बिकम्स लीगली व्हाट, टेक द कस्टडी ऑफ दैट पर्सन, राइट। और जो गार्डियन वो भी हो सकते हैं दैट टेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। ठीक है, अगर कोई माइनर है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी की को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, दैट बिकम्स ऑफ गार्डियन। तो गार्डियन की लिख लो, वन हु हैज़ और इज एंटाइटल्ड टू द, वन हु हैज़ या फिर उसके बाद ऑलरेडी वो गार्डियन ऑलरेडी ऑन लीगल टर्म्स बना हुआ है, और इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी, और इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी, or is entitled
to the custody, entitled to the custody of what? Entitled to the custody of the person or property of a minor. ठीक है, custody of a person or property of minor or an idiot. अब यहाँ पे idiot का मतलब क्या हो गया? The person जिसको कोई समझ नहीं है, जो बुद्धू है, जिसको नहीं पता है कि कैसे मैनेज करनी है चीज़ें, कैसे नहीं करनी है, तो ठीक है, तो दैट बिकम्स योर कि गार्डियन क्या होता है. ठीक है, उसके बाद हेबिस कॉर्पस रिट्स में हमने पढ़ा है, राइट, अपने पॉलिटी में. तो हेबिस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव बॉडी. ठीक है, तो अगर किसी को इलीगली डिटेन किया जा रहा है तो आप बोल सकते हो इसके थ्रू कि इसको किस वजह से डिटेन किया जा रहा है. ठीक है, तो अगर कोई सपोज कोई गुम हो जाता है तो आप, पुलिस कुछ नहीं कर रही होती उस टाइम पे, तो आप इसको यूज़ करके बोल सकते हो कि द पुलिस शुड डू समथिंग टू फाइंड दैट पर्सन. तो हेबिस कॉर्पस इज व्हाट? टू हैव बॉडी. तो एग्जाम्पल इसमें देख लो, एग्जाम्पल दी हुई है, द लॉयर फाइल्ड अ हेबिस कॉर्पस पिटिशन टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट हु वाज बीइंग हेल्ड विदाउट फॉर्मल चार्जेस वर ब्रॉट बिफोर द कोर्ट. तो इसमें बता रहे हैं कि एक लॉयर है, उसने हेबिस कॉर्पस पिटिशन लगाई है क्योंकि उसके क्लाइंट को विदाउट एनी फॉर्मल चार्जेस जो है कोर्ट में पेश किया गया है. ठीक है, तो वो क्या आ गया आपका? हेबिस कॉर्पस मीन्स टू हैव बॉडी. हार्बरिंग देख लेते हैं. हार्बरिंग इज व्हाट? हार्बरिंग इज व्हाट? टू गिव शेल्टर टू. To give shelter to. ठीक है, so that is harboring. ठीक है, harboring persons hired for an unlawful assembly is a punishable offence. Okay, तो harboring का मतलब क्या हो गया? To give shelter to. कि कोई अगर कोई क्रिमिनल है तो आप उसको क्या कर रहे हो? अपने घर पे रख रहे हो, तो that is what? That is harboring. ठीक है, अगर वो अनलॉफुल चीज़ के लिए रखा गया है पर्सन, सो दैट बिकम्स अ पनिशेबल ऑफेंस. नेक्स्ट इज हाई कोर्ट. हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट इज व्हाट? हाई कोर्ट इज बेसिकली द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज इन स्टेट्स. ठीक है, जो स्टेट है आपकी, तो उसकी सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी होती है? दैट इज हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट क्या यही लिखेंगे? द हाईएस्ट कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन states. ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन स्टेट्स. ठीक है, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन स्टेट्स क्या होगी आपकी? हाई कोर्ट. नेक्स्ट इज व्हाट? अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट? इलिजिटिमेट. इलिजिटिमेट चाइल्ड जब हम बोलते हैं इलिजिटिमेट पर्सन, तो इलिजिटिमेट क्या हो गया? द पर्सन दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज नेचुरल लॉफुल ऑफस्प्रिंग. ठीक है, तो लॉफुल ऑफस्प्रिंग कौन हो गया? कि जो बाय ब्लड क्या है, या तो आपने अडॉप्ट किया है, या तो बाय ब्लड क्या है आपके ऑफस्प्रिंग्स हैं, या फिर आपने अडॉप्ट किए हुए हैं, तो वो क्या बन गई? लॉफुल ऑफस्प्रिंग. ठीक है, जो कि विद लॉ, जैसे हम बोलते हैं कि जो आपके मैरिटल अफेयर्स हैं, तो उससे थ्रू कोई अगर कोई बेबी बॉर्न होता है तो दैट बिकम्स व्हाट? द इलिजिटिमेट चाइल्ड, जिसको लॉ के नज़रों में लॉफुल हेयर नहीं माना जाता है, राइट, लॉफुल ऑफस्प्रिंग नहीं माना जाता है. नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज, क्या लिख सकते हो आप इसको? नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लॉफुल ऑफस्प्रिंग. ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लॉफुल ऑफस्प्रिंग. तो ये क्या आ गया आपका? दैट बिकम्स इलिजिटिमेट. ठीक है, उसके बाद आ गया, ये चार चीजें पढ़ ली. लास्ट में हम एक बार इसको रिवाइज भी कर लेंगे. ओके, इम्पीचमेंट क्या आ गया? इम्पीचमेंट का मतलब क्या आ गया? मैक्सिमम वर्ड्स ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी सुने हुए हैं, राइट. इम्पीचमेंट का मतलब क्या आ गया? तो बेसिकली इम्पीचमेंट जैसे हम बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो कोई भी अगर जो पब्लिक ऑफिशियल है उसके खिलाफ जो कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी जो है चार्जेस प्रेस चार्ज मतलब उसके खिलाफ चार्जेस, उसके अगेंस्ट चार्जेस प्रेस कर सकते हैं, राइट. तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं?
कोई भी चार्जेस अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिशियल जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो कर सकती है, तो वो दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स इम्पीचमेंट ऑफ दैट पर्सन, राइट। तो क्या बोल सकते हैं, इसमें एग्जांपल दी हुई है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो किसके कैसे की जा सकती है, कब की जा सकती है, कैन बी डन ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन पे क्या कर सकते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ओके तो उनके खिलाफ चार्जेस लगा सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया। इम्पीचमेंट लिख लो एक बार, इम्पीचमेंट इज प्रोसेस बाय विच अ लेजिस्लेटिव बॉडी process by which a legislative body process by which a legislative body or any other legally constituted tribunal or any other legally constituted tribunals initiate charges against a public official, initiates charges against public official, against किसके, public official। ठीक है, तो वो क्या आ गया आपका, impeachment। process by which a legislative body or any other legally constituted tribunals initiates a charges against a public official। ठीक है, तो कोई भी लीगल बॉडी या फिर जो स्पेसिफिकली ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं, राइट, कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडीज जो होती हैं, लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उसमें मेंबर्स बिठाए जाते हैं टू मेक एन एक्शन, टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट अ पर्सन या फिर किसी चीज़ पे डिसीजन लेने के लिए, राइट। तो वो क्या आ गया आपका, इम्पीचमेंट। पब्लिक ऑफिशियल। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट क्या लिखा था हमने इधर, इम्पीचमेंट के बाद क्या था, इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर बेसिकली वो पावर होती है जो कि आपके बाय लॉज बाय रूल्स मतलब जो लिखी नहीं गई हुई है, ठीक है, लॉज आपके मैक्सिमम लिखे हुए हैं, राइट। तो इनहेरेंट पावर्स होती है कि उसके बाहर जाकर आप कुछ डिसीजन लेते हो, ठीक है, दैट आर द लॉज विच आर नॉट रिटन। ओके, तो क्या कर सकते हैं, इसको आउटस्टैंडिंग पावर भी बोल सकते हैं। देख लेते हैं एक बार, इनहेरेंट पावर इज पावर विच विल while not expressively granted will nevertheless be deemed to exist or be inherent in a court or a corporate or government body। okay, तो एक एग्जाम्पल दिया है, द कोर्ट एक्सरसाइज इट्स इनहेरेंट पावर टू इंश्योर द जस्टिस वाज सर्व्ड। इनहेरेंट पावर क्या होगी, आउटस्टैंडिंग पावर होगी जो लिखी नहीं गई हैं पावर्स, राइट। तो वो कोर्ट क्या कर सकते हैं, अपने से इम्प्लाई करके अगर किसी को जस्टिस सर्व करना है तो वो चीज़ वो कर सकता है। तो इनहेरेंट पावर क्या होगी, पावर विच वाइल नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड, जब तक वो ग्रांट नहीं की गई है तब तक के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। पावर विच वाइल नॉट एक्सप्रेसली, पावर विच while not expressly granted will nevertheless be deemed to exist, will nevertheless be deemed to exist or be inherent in a court। ठीक है, तो जब तक वो पावर इस्तेमाल नहीं हो रही है तब तक कि वो क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। मैंने जैसे बताया कि क्या आउटस्टैंडिंग पावर्स हैं, ये बाय लॉ बाय रूल्स कहीं लिखे नहीं होते हैं। ये जो कोर्ट होती है अपने बलबूते पे यहाँ बोल सकते हो, उसमें अगर किसी को जस्टिस सर्व करना है, कुछ करना है, तो वो क्या वो वाली पावर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या हो गया,
इंजंक्शन क्या हो गया? इंजंक्शन बेसिकली क्या हो गया कि कोर्ट क्या करती है, तो कोर्ट कमांडिंग और प्रिवेंटिंग एन एक्शन, ठीक है। तो कोर्ट एक ऑर्डर करती है जिसमें वो क्या करती है, कमांड करती है या फिर किसी एक्शन को रोकने के लिए क्या करती है, बोलते हैं, ओके। तो क्या है अ कोर्ट ऑर्डर, इंजंक्शन क्या हो गया, अ कोर्ट ऑर्डर कमांडिंग, a court order commanding or preventing an action. या तो वो क्या कर रहे हैं इंजंक्शन में, या तो वो क्या कर रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं वो एक्शन लेने के लिए, या फिर वो कमांड कर रहे हैं उस एक्शन को रोकने के लिए। तो अ कोर्ट ऑर्डर कमांडिंग और प्रिवेंटिंग एन एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट क्या है इसमें, इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट क्या आ गया आपका, इंसॉल्वेंसी, राइट। इंसॉल्वेंसी बेसिकली क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या होती है कि सपोज आप कोई डेट पे कर रहे हो, राइट, तो आपके वो सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं, आप अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हो, तो क्या हो जाती है, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए आपने कर्जा लिया होता है वो क्या करते हैं, उसको इंसॉल्वेंट बना देते हैं, राइट। ठीक है, द कंडीशन ऑफ बीइंग इंसॉल्वेंट। द स्टेट, इसमें एक बार देख लेते हैं, हाँ, the state of one who has not property sufficient for the full payments of his debt, the condition of being insolvent। तो क्या हो गया, insolvency क्या हो गया, the condition of being ठीक है। अगर आप किसी आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, राइट, तो आपकी क्या हो सकती है कि आपने पूरी पेमेंट नहीं दी है कर्ज की, और उसके बाद क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टी जो है, अब प्रॉपर्टी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, राइट। सो दैट बिकम्स इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी occurs when an individual or organization cannot pay their debts as they come due, often leading to legal proceeding to resolve their financial situation, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज इंजंक्शन हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या आ गया आपका, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का क्या मतलब होता है कि केस करना, ठीक है, क्या करना, केस फाइल करना, तो उसको क्या बोलते हैं इन शॉर्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। क्या हो गया, द फैक्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ सूट इन कोर्ट ऑफ लॉ, द फैक्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ मतलब कि इन शॉर्ट केस फाइल करना। इंटरिम ऑर्डर क्या हो गया, इंटरिम ऑर्डर क्या हो गया, इंटरिम ऑर्डर आप बोल सकते हो कि स्टे, कोई अगर कुछ चीज़ हो रही, जैसे आपके एग्जाम्स पे का रिजल्ट निकलता है, बट उसके बाद क्या करता है, एक ऑर्डर निकाला जाता है कि या नहीं, ना तो ये अभी रिजल्ट माना जाएगा और ना इसके आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स होगी, तो वो टिल जहाँ तक है वहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टे लग जाएगा अंटिल नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स या नेक्स्ट ऑर्डर जो आता है, तो दैट बिकम्स इंटरिम ऑर्डर। तो इंटरिम ऑर्डर्स आर बेसिकली टेम्परेरी ऑर्डर्स बाय जजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। तो क्या हो गया ये टेम्परेरी ऑर्डर्स। Interim orders are the what, provisional or temporary order, provisional or temporary order, ठीक है, कि जो जहाँ पर केस था, जहाँ पर उसका कुछ चीज़ थी, वहीं तक क्या होगा उस पर कि ये कि वो टेम्परेरी पॉज ले लिया जाएगा, ठीक है, अंटिल एंड अनलेस उस पर नेक्स्ट फर्दर कोई रिजल्ट आउटपुट वो दिया जाता है, ठीक है। बाय जज, ऑर्डर बाय जजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, टेम्परेरी ऑर्डर बाय जजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन। इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन क्या होता है, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन भी बेसिकली मेजरली इसका मतलब यही है, इसमें क्या बोला जाता है कि स्टेटस जो रहेगा केस का वो सेम रहेगा अंटिल एंड अनलेस द फर्दर ऑर्डर्स कम्स, ठीक है। सो इसमें क्या बोल सकते हैं, द स्टेटस विल रिमेन सेम अंटिल द नेक्स्ट ऑर्डर्स, द फर्दर ऑर्डर्स
आता है, ठीक है। तो इसको भी आप काइंड ऑफ स्टे बोल सकते हो। तो इंटरिम ऑर्डर क्या, सॉरी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन क्या हो गया? एन एप्लीकेशन मेड इन द कोर्ट ऑफ एन एक्शन, एन एप्लीकेशन मेड फॉर कीपिंग थिंग्स इन स्टेटस क्वो टिल द राइट्स कैन बी डिसाइडेड और फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग सम इंटरिम डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो क्या है? एन एप्लीकेशन मेड फॉर an application made for an application made for an application made for keeping things in status quo, made for keeping things in status quo। अब मतलब उससे फाइनल ऑर्डर नहीं है, जहाँ तक है वहीं तक है। स्टेटस क्वो टिल द राइट्स कैन बी डिसाइडेड, टिल द राइट्स कैन बी डिसाइडेड, ठीक है। जब तक उस पर फाइनल एक्शन नहीं लिया जाएगा या राइट्स डिसाइड नहीं करी जाएंगी तब तक क्या होगा? थिंग्स विल रिमेन एज सच एज दे वर। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया आपका? या फिर फॉर द पर्पज और ऑब्टेनिंग सम इंटरिम डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। अब आगे इंटरस्टेट। इंटरस्टेट क्या हो गया? वन हु हैज डाइड विदाउट अ वैलिड विल, ठीक है। वन हु हैज डाइड विदाउट वैलिड ठीक है। क्या है आपका इंटरस्टेट? वन हु हैज डाइड विदाउट अ वैलिड विल, ठीक है। तो उसकी कोई वैलिड विल नहीं थी एंड ही डाइड बिफोर दैट। एग्जाम्पल में है द इंटरस्टेट्स विंडोज और इफ देयर आर मोर विडोज देन वन ऑल द विडोज टुगेदर शैल टेक वन शेयर, ठीक है। तो ये लीगली टर्म्स में बताया हुआ है कि इफ द इंटरस्टेट्स विडो ओके, विडो कौन होगी? द वाइफ जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो एंड इफ देयर आर मोर विडोज देन वन सो ऑल द विडोज शैल टेक अ पार्ट, ठीक है। तो वो लीगली जितना उनके हिस्से में होगी चीज़ें तो दैट विल बी कंसीडर्ड। तो क्या हो गया? इंटरस्टेट इज द वन हु हैज डाइड विदाउट वैलिड विल, जिसकी कोई वैलिड विल नहीं थी। नेक्स्ट इज जज। जज भी आपको पता होगा। जज कौन होते हैं? बेसिकली ही इज़ द पर्सन हु मेक्स ऑल द जजमेंट्स, जो ऑल द केसेस के जो फाइनल ओपिनियंस होते हैं, राइट। तो क्या करते हैं ये? तो बेसिकली ही हैज़ द अथॉरिटी टू डिटरमाइन एनी केस और क्वेश्चन, कहाँ पर? आपके कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो जो भी रिप्लाई देते हैं, जो वहाँ पर जजेस ही बैठे होते हैं, वही दे ऑल टेक द डिसीजंस, राइट। जब आप प्लीड करते हो तो वो कहाँ पर करते हो? वो जजेस के सामने ही करते हो, राइट। जो आपके केसेस लड़े जाते हैं तो दे टेक ऑल द नोट्स एंड दे गिव द योर देयर ओपिनियन, या फिर जो इनका फाइनल जो उसमें रिजल्ट फाइनल जो ओपिनियन होता है उनका केस का, ठीक है। तो वो कौन देते हैं? जजेस देते हैं। तो ये बोल सकते हैं वन इन्वेस्टेड विद अथॉरिटी, वन इन्वेस्टेड विद अथॉरिटी, वन इन्वेस्टेड विद अथॉरिटी to determine any cause or question, to determine any cause or question in the court of justice, ठीक है। So they basically determine any cause कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड क्वेश्चन जो कि कहाँ पर किया जाता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस में करा जाता है। तो दैट बिकम्स हु इज दैट पर्सन? जज। जुडिशियल सेपरेशन क्या हो गया? जुडिशियल सेपरेशन बेसिकली क्या होता है कि आप ऑर्डर्स कोर्ट से ऑर्डर लेते हो कि जो हस्बैंड वाइफ है वो साथ में रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो इट इज़ नॉट डिवोर्स। डिवोर्स हो गया, अब लीगली आप एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, राइट। तो आपका वो जो रिलेशन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, यू आर नो मोर हस्बैंड और वाइफ। जुडिशियल सेपरेशन क्या हो गया कि आप दोनों साथ में नहीं रहना चाहते। सो दैट इज़ नॉट मतलब दैट पुट्स एन एंड टू योर कोहैबिटेशन, मतलब आप साथ में नहीं रहोगे, आप अलग अलग रहोगे, बट आपकी मैरिज स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। तो मैरिज विल एंड वंस यू गो फॉर डिवोर्स। तो म्यूचुअल जुडिशियल सेपरेशन क्या हो गया? अ सेपरेशन ऑफ हस्बैंड और वाइफ, a separation of husband or wife
husband or wife, okay, husband or wife, under the orders of court, under the order of court, which puts an end to cohabitation and not the marriage. ठीक है, आपकी इसमें मैरिज एंड नहीं होती है, बस आप साथ में रहना नहीं रहते हो, ठीक है। तो आप लीगली क्या होते हो कि अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट क्या होता है, पुट एन एंड्स टू योर कोहैबिटेशन, की मतलब आप साथ में नहीं रहोगे, आप अलग अलग रहोगे, बट योर मैरिज स्टिल एग्जिस्ट, एंड मैरिज का एंड कब होता है, व्हेन यू गो फॉर डिवोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन क्या होता है, जुरिस्डिक्शन हम जब बोलते हैं कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, अगर आप किसी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हमारी योर जुरिस्डिक्शन में जो है, जो एरिया है वो सिर्फ हमारा यही वाला एरिया है, यहाँ हम सिर्फ यहीं तक ही हमारा मतलब जो एरिया है, एरिया ऑफ एक्शन वो सिर्फ यही वाला है, तो दैट बिकम्स जुरिस्डिक्शन, ठीक है। जो जुरिस्डिक्शन इज व्हाट, power or authority in general, legal authority or the authority of power of a court to entertain and decide any judicial proceedings, the area over which the power of the court extends, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, the area of the power of the court, the area of the power of the area of the power of the court extends. The area of the power of the court extends. ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन क्या हो गया, बेसिकली क्या हो गया, द पावर ऑफ एरिया आप बोल सकते हो, या फिर जो पावर है, या अथॉरिटी इन जनरल आप बोल सकते हो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, द पावर ऑफ द कोर्ट, जहाँ तक द एरिया जहाँ पर पावर ऑफ द कोर्ट एक्सटेंड्स है। एंड पावर ऑफ द कोर्ट का क्या मतलब हो गया कि सपोज कोई केस है, ठीक है, तो वो लोअर कोर्ट बोलते हैं कि सिर्फ हम ये वाला केस मतलब हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है, कि हम ये वाले केस पे सुनवाई नहीं कर सकते, यू हैव टू अप्रोच टू हाई कोर्ट, ठीक है। तो सारे कोर्ट्स मैटर्स जो है वो सिर्फ लोअर कोर्ट में नहीं लिए जाते, उनके बाद हाई कोर्ट पे भी कुछ जो केसेस हैं जो नीचे कोर्ट में नहीं लिए जाते, दैट गोज टू हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट में कुछ केसेस होते हैं दैट आर नॉट इम्प्लाइड देयर, दे आर सेंट टू योर लोअर कोर्ट, मतलब वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाते हैं। तो हाई कोर्ट वाले केसेस जो होते हैं वो सिर्फ हाई कोर्ट सुनता है, वो लोअर कोर्ट नहीं सुनता, राइट। तो इस तरीके से बता रहे हैं, जो जुरिस्डिक्शन है, एग्जांपल दिए, दिस कोर्ट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन और टू एजुडिकेट दिस केस, ठीक है। तो इसमें बताया है कि सारे केसेस पे पावर नहीं होती हैं कोर्ट्स की, इट डिपेंड्स कि वो कौन से कोर्ट में सुनवाई हो रही है, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, द एरिया ऑफ पावर ऑफ द कोर्ट टू वेयर इट एक्सटेंड्स। इंसान में एक और स्टेटमेंट भी लिखी है इन्होंने, ये द अथॉरिटी ऑफ पावर ऑफ ए कोर्ट टू एंटरटेन एंड डिसाइड ऑन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो क्या हो गया कि ये बताया कि द पावर, ये लिख लो स्टेटमेंट, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। द अथॉरिटी ऑफ पावर, द अथॉरिटी ऑफ पावर the authority of power of a court to entertain क्या, to entertain and decide on any judicial proceedings, to entertain and decide ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो, क्या है ये, अथॉरिटी ऑफ पावर ऑफ कोर्ट टू एंटरटेन एंड डिसाइड ऑन एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो होगी वो ऑब्वियसली कोर्ट में होगी, वो पुलिस स्टेशन में तो नहीं होंगी, ठीक है। तो यही का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो जुडिशली हैंडल कर सकते हैं, जो उसके बाद वाले केसेस जो हैंडल होते हैं वो ऑब्वियसली कोर्ट्स में होते हैं, ठीक है। तो उनकी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है कि वहाँ पर क्या होगी, सारी जुडिशियल हेयरिंग्स वगैरह जो होंगी वो वहाँ पर होंगी। उससे पहले केस को लिखना,
ठीक है, किसी की स्टेटमेंट बयान दर्ज करना, वो सारा कहाँ पूरा था, दैट कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ पुलिस। तो ये स्टेटमेंट बोली जा रही है। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एंड में, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको, एक बार देख लेते हैं लास्ट में क्या क्या स्टेटमेंट्स पढ़ी, क्या क्या टर्म्स पढ़े आज हमने। जुरिस्डिक्शन मैंने बताया आपको कि द एरिया जहाँ तक आपकी अथॉरिटी चल सकती है, रिस्पेक्ट ऑफ योर, विद रिस्पेक्ट टू योर कोर्ट और विद रिस्पेक्ट टू योर पुलिस, एनीथिंग एनी। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन मैंने बताया, जुडिशियल सेपरेशन इज व्हाट, कि आप सिर्फ जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, तो एंड ये एंड ऑफ मैरिज नहीं है, सिर्फ आप साथ में नहीं रहोगे। एंड ऑफ मैरिज क्या होता है, इफ़ यू गिव डिवोर्स। जज इज़ द पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है टू डिटरमाइन एनी केस। जब आप कोर्ट में लेकर जाते हो तो वो क्या करते हैं, सुनवाई जो होती है उनके सामने होती है। उसके बाद क्या है, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट क्या होता है कि जिसने जो विदाउट, जिसके बाद जिसकी जो विल होती है वो वैलिड नहीं होती, जो अपनी वैलिड विल नहीं बना सका, राइट, तो उससे पहले ही क्या होगी, उसकी डेथ होगी। नेक्स्ट इज इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन। इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन क्या होता है कि बेसिकली जो एप्लीकेशन दी जाती है कि जो जहाँ तक केस चला है, कि जहाँ पर या तो उसकी अगर सुनवाई हो गई हुई है तो वहाँ तक ही केस को रखें, उसको आगे उसको इम्प्लीमेंट ना करें। ठीक है, तो उसके बाद आ गया इंटरिम ऑर्डर। इंटरिम ऑर्डर का भी सेम ही मतलब आ गया मोरलेस। तो ये क्या आ गया, एक प्रोविजनल या टेम्परेरी ऑर्डर निकाला जाता है बाय द जजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। तो ये क्या आ गया आपका, एक टेम्परेरी ऑर्डर जो दिया जाता है। इट इज़ नॉट परमानेंटली इम्प्लाइड कि इसके बाद भी हम फर्दर डिसीजंस लेंगे। फॉर द टेम्परेरी बेसिस क्या होता है, वो ऑर्डर निकाला जाता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट क्या होता है, इंस्टीट्यूशन का सूट का क्या मतलब मैंने बताया था आपको कि केस फाइल करना, द फैक्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ द फैक्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट ऑफ सूट। तो मैंने क्या बोला था, इसका केस फाइल करना। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या हो गया, द कंडीशन ऑफ बीइंग इंसॉल्वेंट। कोई अगर प्रॉपर्टी है उसका कोई जैसे आप कोई कर्ज नहीं दे पाए हो, राइट, तो आपकी क्या है, प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, दैट द कंडीशन ऑफ बीइंग इंसॉल्वेंट। इंजंक्शन क्या हो गया, द कोर्ट ऑर्डर कमांडिंग और प्रिवेंटिंग एन एक्शन। ठीक है, तो इंजंक्शन क्या हो गया कि किसी पे स्टे लगाना। ओके, नेक्स्ट इज इनहेरेंट पावर। क्या हो गया आपका, while not expressly granted will nevertheless be deemed to exist in the court। वो वाली पावर्स जो कि लीगली लिखी नहीं हुई हैं, या फिर जो आप क्या बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग पावर्स बोल सकते हैं उनको, है ना, दैट आर नॉट रिटर्न। उसके बाद इम्पीचमेंट क्या हो गया, इम्पीचमेंट क्या हो गया कि किसी लेजिस्लेटिव बॉडी या कोई भी अलग जो अदर लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल्स द्वारा जो है किसी पे केस या चार्जेस लगाए जाते हैं जो कि एज एन पब्लिक ऑफिशियल। नेक्स्ट इज योर इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट जो कि लीगली जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब लॉ के सामने इज नॉट लीगल, राइट, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लॉफुल ऑफस्प्रिंग। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जस्टिस इन द स्टेट्स। हार्बरिंग क्या हो गया, टू गिव शेल्टर, किसी को शेल्टर देना, पनाह देना। उसके बाद हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब हो गया, ये रिट आ गई हमारी, जिसका मतलब है टू हैव बॉडी। नेक्स्ट इज योर गार्डियन। गार्डियन का क्या हो गया, हु इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर और एन इडियट। नेक्स्ट इज गुड फेथ। गुड फेथ में क्या है, स्टेट ऑफ माइंड बी इंडिकेटिंग ऑनेस्टी, किसी के भले के लिए आप बात करते हो विद पर्पस विद रिस्पेक्ट टू द लॉ, राइट। नेक्स्ट इज फॉरफीचर। फॉरफीचर क्या हो गया, तो एक्ट ऑफ डिप्राइविंग समवन ऑफ समथिंग इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑफेंस और ब्रीच ऑफ ए कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया आपका, द एक्ट ऑफ डिप्राइविंग समवन ऑफ समथिंग इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन ऑफेंस और ब्रीच ऑफ ए कंडीशन। तो एग्जाम्पल मैंने बताई थी, इसमें क्या बताया था कि अगर कोई कंडीशन है, कोई ब्रीच ऑफ कोई कंट्रैक्ट हो जाता है, कोई यहाँ पर कोई ऑफेंस होता है, तो आप क्या हो जाते हैं, उस कंडीशन से, उस चीज़ से डिप्राइव हो जाते हो। ठीक है, तो वो क्या किया जाता है, बेसिकली वो चीज़ क्या कर जाती है, जब्त कर ली जाती है। नेक्स्ट इज एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन क्या होता है कि इलीगली क्या करते हो, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मनी या कोई भी चीज़। ठीक है, कोई भी पर्सन क्या करता है, आपसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली मनी या फिर कोई थिंग कोई आपसे निकालने की कोशिश करता है, या फिर कोई पर्सन ऑफ अथॉरिटी जिसके पास अथॉरिटी है वो उसको मिसयूज़ करके वो चीज़ करता है। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या आ गया कि अगर आप कोई केस की सुनवाई हो रही है तो आपको किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है उस टाइम पे, राइट, या फिर कोई केस चल रहा है तो आप किसी डॉक्टर्स को या फिर पुलिस को या किसी को भी जो भी आपकी फील्ड में रेलेवेंट है उस टाइम पे केस पे, उसको बुलाकर उसकी ओपिनियन ले सकते हो। एग्जामिनेशन इन चीफ क्या हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ क्या हो गया कि जिसको विटनेस ने बुलाया, जैसे पार्टी ए ने अपने विटनेस को बुलाया है तो वही उससे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट इज एक्स पार्टी। एक्स पार्टी क्या बोला था मैंने,
एक्स पार्टी क्या हो गया कि एग्जाम्पल में दिया था कि ए पार्टी नहीं आई है तो बी पार्टी तो कोर्ट क्या करती है, दूसरी पार्टी के फेवर में केस सुना देती है। नेक्स्ट इज यूथनेशिया। यूथनेशिया इज क्या हो गया, डेलिबरेटली एग्जिटिंग एंडिंग, डेलिबरेटली एंडिंग समवन्स लाइफ, ठीक है, डेलिबरेटली एंडिंग समवन्स लाइफ, कि उसकी सफरिंग्स क्या हो जाए, खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड का मतलब क्या हो गया कि लीगली यू आर बाउंड टू डू समथिंग, या फिर यू आर एंटाइटल्ड टू हैव समथिंग। एंडोवमेंट, एंडोवमेंट क्या हो गया, डोनेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी टू द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनक्रोचमेंट का क्या मतलब हो गया, एनक्रोचमेंट का क्या मतलब हो गया, द एक्शन ऑफ इंक्रोचिंग या फिर इंट्रूडिंग, किसी एरिया में इंक्लूड करना, इंक्रोच करना। डाउरी डेथ क्या हो गया कि 7 साल के अंदर डाउरी की वजह से कि वुमेन की डेथ हो जाती है ड्यू टू अननेचुरल सर्कमस्टांसेस, तो उसका क्या आ गया, डाउरी डेथ। तो ये हमने बात कर ली कुछ और लीगल टर्म्स की। अभी इसमें आई गेस 2 या 3 लेक्चर्स ही बचे हैं इसमें, जिसमें हम सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेंगे। उसके बाद जो और भी आपके हाई कोर्ट के रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये टर्म सारी समझ आई होंगी, एंड मैंने विद एग्जांपल्स बताई हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपके कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।